चूंकि लगभग 5-6 वर्षों तक मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका हूं, मंत्री के रूप में भी केंद्र में जिम्मेदारी संभाली, और जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब भी पश्चिम बंगाल में सभाओं को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। लंबे समय से आया, लेकिन इस बार की सभाओं में पश्चिमी बंगाल में बहनों भाइयों जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का जुनून हमको देखने को मिलता है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि ममता दीदी को जाना है और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में आना। और आज 2019 के बाद पहली सभा भी मैं कहीं पर संबोधित कर रहा हूं तो बालूर घाट में कर रहा हूं। यह हमारी पहली सभा, मैं पहली बार आप लोगों के बीच आया, फिर भी तालियां बजाकर नारे लगाकर जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है, बहनों भाइयों मैं कहना चाहूंगा, भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकावा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर इस बालूर घाट की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यह बालूर घाट मां बूरी काली की पवित्र भूमि है, यह मां बोलना रक्षा काली की यह पवित्र भूमि है बहनों भाइयों। और इस बार यदि हमको अपने सभाओं की शुरुआत भी यदि कहीं पे करनी पड़ी है तो बालूर घाट के एक ऐसे पवित्र भूमि से करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं भूल नहीं सकता सरोज रंजन चट्टोपाध्याय को, ऐसे क्रांतिकारी को, उस सरोज रंजन चट्टोपाध्याय की भी क्रांतिकारी की धरती यह बालूर घाट है बहनों भाइयों। और तेभागा आंदोलन का यह स्थान है, यह केंद्र है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह परिचित हो। और मनमथ राय जैसे नाट्यकर्मी के रंगभूमि भी इस बंगाल में यदि कोई है, यह बालूर घाटी है बहनों भाइयों, जहां पर आज खड़े होकर मैं सभा को संबोधित कर रहा हूं। जहां तक बालूर घाट ही नहीं, मैं कह सकता हूं पूरा बंगाल भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र है बहनों भाइयों। और इतना ही नहीं, मैं तो यह कहता हूं बंगाल की राजधानी कलकत्ता तो कभी यह भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती, लेकिन लगातार 34 वर्षों तक यहां सीपीएम की सरकार रहने के कारण और 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण बहनों भाइयों, हमारा यह कलकत्ता और यह बंगाल जो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में माना जाता था, औद्योगिक राज्य के रूप में माना जाता था, 44 साल में इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बंगाल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बंगाल की भूमि के महत्व को केवल बंगाल के लोग ही नहीं जानते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो लोग भी भारत के बारे में जानते हैं उनको इस बात की अच्छी तरह जानकारी है। यह पश्चिमी बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कि चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए। यह बंगाल भारत का वह राज्य है जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, और यह बंगाल वह राज्य है भारत का जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे सनातन धर्मी पैदा हुए। और साथ ही साथ यह बंगाल महर्षि अरविंद की धरती है बहनों भाइयों, इस बात को भी सभी अच्छी तरह जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस की धरती है, रविंद्रनाथ ठाकुर की यह धरती है। और सब तो सब आज जिस राजनीतिक पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, जितने मंच पर बैठे हुए हैं बहनों भाइयों, हम लोग यदि हम किसी की विचारधारा को लेकर, किसी के दर्शन को लेकर, किसी के कार्यक्रम को लेकर भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह विचारधारा देने का काम, पार्टी के कार्यक्रमों का देने का काम यदि किसी ने किया था, उस शख्स ने किया था जो कि इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुआ था, बंगाल की धरती पर खेल कूद कर बड़ा हुआ था, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी।
कभी यह कोई सोचता नहीं था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बीजारोपण किया है जिस राजनीतिक दल का, आज वह बीज एक बट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं। और आपने देखा 2014 में आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। 2014 में भी हासिल हुआ, 2019 में उससे ज्यादा सीटों पर आपने विजय दिलाई है मेरे भाइयों। और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में भी गणना होती है तो आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? अंतरराष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया में भारत का मस्तक यदि ऊंचा करने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। विकास और सुशासन, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का जहां तक सवाल है, 7 साल गुजर गए हम लोगों को सरकार चलाते हुए। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है बहनों भाइयों कि हमारी सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई नहीं कहता। मैं अपनी बंगाल की दीदी से पूछना चाहता हूं, दीदी आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगे? बंगाल की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहे। बहनों भाइयों, टीएमसी की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। विकास का जहां तक सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, 34 साल लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, क्या बंगाल में विकास किया? 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार है, क्या विकास हुआ है यहां? मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, और मेरी बातों पर आपको भरोसा न हो, यकीन न हो, जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां जाकर आप देख लीजिए। 5 वर्षों में हम बंगाल की तकदीर को बदल देंगे बहनों भाइयों, तस्वीर को बदल देंगे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। और एक मोदी जी जैसा सशक्त और प्रभावी नेतृत्व में मिला। बहनों भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो दमखम के साथ अपनी बातों को रखता है, पुरजोर तरीकों से अपनी बातों को रखता है, नजर झुकाकर अपनी बातों को नहीं रखता है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ नजर से नजर मिलाकर हमारा प्रधानमंत्री बात करता है। जहां तक विकास का सवाल है, मैं दूर नहीं ले जाना चाहूंगा, मैं यहीं दिनाजपुर की मैं बात करना चाहता हूं। हमारे सुकांता जी मजूमदार यहां पर आपके सांसद बैठे, मैं इसका श्रेय इनको भी देना चाहता हूं। इन्होंने भरपूर कोशिश की। दिनाजपुर में रेल कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं हमारी सरकार आने के बाद पहले से हालात सुधरे हैं, बेहतर हुई है। यह सच हो तो ताली बजाइएगा, न हो तो मत बजाइए। बहनों भाइयों, आपसे मैं झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा, आपकी आंखों में धूल झोंककर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। आपका समर्थन यदि आप हासिल करना चाहूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। 2014 से लेकर 2018 के बीच रेलवे को हमारी सरकार ने 5,437 करोड़ रुपए विकास पर खर्च किए। 12,000 करोड़ की लागत से 2,500 किलोमीटर सड़कें, ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए हमारी सरकार ने पैसा बंगाल को दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हम लोगों ने पैसा दिया है वो सड़कें बन गई गांवों की कि नहीं बन गई? पैसा देने के बनी भी होंगी तो कम बनी, जितना बनना चाहिए उतनी सड़कें नहीं बनी। 764 किलोमीटर 764 किलोमीटर हाईवेज को चौड़ा करने के लिए 1200 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया वेस्ट बंगाल सरकार को हमारी सरकार ने दिया है। ठीक से काम नहीं हुआ। और आज तो हालात यह है कि बालूघाट से बाबूघाट तक जाने में
मुझे यह बताया गया है कि लगभग 16 घंटे लग जाते हैं। क्या सही है? ये बात सही है? 16 घंटा। हालत यह है, मैं पूछना चाहता हूं, सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी, क्या यही विकास पश्चिम बंगाल का आप लोगों ने किया है? और बहनों भाइयों, इस बार के बजट में आपको बतला कर जाना चाहता हूं, इस बार के बजट में 8,500 किलोमीटर हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसमें से 25,000 करोड़ वेस्ट बंगाल के लिए एलोकेट किया गया है। लेकिन डर इस बात का है, कहीं यहां की टीएमसी की सरकार, हमारी दीदी की सरकार, इतना पैसा दिया गया है हाईवेज के लिए, कहीं इस मामले को भी लटका न दे, अटका न दे, भटका न दे, इस बात की हमको चिंता है। लेकिन मैं जानता हूं, अब यह हाईवेज के लिए जो पैसा दिया गया, अब वह न लटकने पाएगा, न अटकने पाएगा, न भटकने पाएगा। हाईवे बनकर रहेगी, क्योंकि अब तो टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ है। बहन भाइयों, आप जितने लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछूंगा, मेरी बात गलत हो तो मत बजाइएगा ताली। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में जनता से झूठ बोलकर, जनता को गुमराह करके मैंने कभी समर्थन नहीं हासिल किया। जब भी समर्थन हासिल किया, जनता को की आंखों में आंख डालकर समर्थन हासिल किया। मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाइए, यदि हो सही तो ताली भी बजाइएगा और नारे भी लगाइए। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खोलने का काम किसने किया है? क्यों किया है? क्यों किया है? यह मोदी जी ने खाते क्यों खुलवाए? अब पता नहीं यहां की दीदी ने खाते खोलने दिया कि नहीं दिया, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन खाते इसलिए खुलवाए, जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ कहते थे, क्या करें, प्रधानमंत्री तो हूं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक केवल 14 पैसा पहुंचता है। मोदी जी ने कहा कि हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, 100 पैसा भेजेंगे और 100 पैसा नीचे। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, इसलिए यह खाते बंद तो जाने दीजिए यहां की सरकार, उसके बाद देखना मेरे बहन, ये खाता जो खुला है आपका, उस खाते का करिश्मा क्या। आप सोए होंगे, रात को सोए होंगे और दिल्ली से पैसा चलेगा और आपके खाते में पहुंच जाएगा। जब 10 बजे जाएंगे बैंक में तो वह पैसा आपको दिखाएगा। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि हमारी गरीब परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाती, आंखों में धुएं लगते हैं, आंसू निकलते हैं, खांसी आती है। क्या किसी प्रधानमंत्री ने चिंता की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम इस भारतवर्ष के अंदर एक भी गरीब परिवार रहने नहीं देंगे जिस पर गरीब परिवार के घर में गैस का सिलेंडर न पहुंच जाए। और बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर पहुंच जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना यहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाया, क्योंकि राज्य सरकार को जितना सहयोग करना चाहिए राज्य सरकार ने इसमें सहयोग नहीं किया। किसने सोचा था, किस प्रधानमंत्री ने सोचा था कि हमारे गरीब परिवार की माताओं बहनों को भी नित्य क्रिया के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में ही शौचालय होना चाहिए। बहनों भाइयों, मां बहनों की इज्जत और असमत के लिए चिंता किसी ने की तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। केवल मेरी बात गलत हो बहन तो बतलाना गलत है, सही है तो हाथ उठाकर बहनों आप लोग बतला दो। और लेकिन यहां की टीएमसी की सरकार ने क्या, हमारी दीदी की सरकार ने क्या किया? केवल 64 लाख शौचालय बनाए। आप भरोसा रखना, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, टॉयलेट हम बनाकर ही दम लेंगे, आपको भरोसा है।
क्या हो गया है इस पश्चिम बंगाल? क्या कर दिया है सीपीएम और टीएमसी की सरकारों ने 44 साल वर्षों में? बहनों भाइयों, पूरा भारत नवीन शताब्दी में जी रहा है, पूरा भारत नवीन शताब्दी में जी रहा है, और हमारा यह पश्चिम बंगाल 19वीं शताब्दी में जी रहा है। हम आपको 19वीं शताब्दी में हम नहीं देखना चाहते हैं बहनों भाइयों, हम आपको 21वीं शताब्दी में देखना चाहते हैं, 19वीं शताब्दी में हम नहीं देखना चाहते। इसलिए हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आजादी के 75 सालों में हालात बद से बदतर हो गए। मां माटी मानुष, हे भगवान रक्षा करो, क्या हो गया? मां माटिस मां माटी अमानु, तीनों की सुरक्षा की गारंटी देकर टीएमसी ने अपनी सरकार बनाई। बहनों भाइयों, मैं जो जानता हूं आप उसे बेहतर जानते होंगे। आज न मां सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है। अराजकता का बोलबाला, पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा का सिलसिला दौर चल रहा है। हमारे 150 कार्यकर्ता मारे गए, कौन देगा इसकी? मैं दीदी आपसे पूछना चाहता, क्या किसी मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं बनती? कानून और व्यवस्था उसके राज्य में चुस्त दुरुस्त। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं बहनों। पहली जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा के लिए किसी की होती है उस राज्य के मुख्यमंत्री। क्यों हिंसाएं हो? पिछले 7-8 वर्षों में हमारे लगभग 150 से 200 कार्यकर्ता मारे गए, 1500-2000 घायल हुए। ये कैसे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं? मैं सचमुच अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मुसीबत में, जिस चुनौती में उन्हें काम करना पड़ता है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का ऐसे हालात में आ रही है। बहनों भाइयों, हम यदि किसी राज्य का विकास करना चाहते हैं, सुरक्षा, सिक्योरिटी यह पहली शर्त होती है। डेवलपमेंट की पहली शर्त होती है सिक्योरिटी, सुरक्षा। देखो सुरक्षा है ही, और ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो सरकार जनता को सुरक्षा दे ही न सके। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, आपके बगल का ही बांग्लादेश है, आपके बगल में ही त्रिपुरा है। त्रिपुरा में भी ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी 25 वर्ष। राजनीतिक हिंसा, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या, अराजकता का। आज त्रिपुरा जाकर देखिए बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, त्रिपुरा का माहौल बदल गया है बहनों भाइयों। पहले जैसा आप त्रिपुरा में सभी को सुरक्षा की गारंटी, सभी को सुरक्षा की गारंटी। लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मजहब धर्म के आधार पर भेदभाव करेगी। मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, हम जाति, पंथ, मजहब के आधार पर सरकार नहीं चलाएंगे। हम सरकार चलाएंगे तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर चलाएंगे बहनों भाइयों। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। यही हमारे सरकार चलाने का सिद्धांत हो, और इसी आधार पर हम सरकार चलाएं। विडंबना यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि यहां की टीएमसी की सरकार ने पॉलिटिक्स को पीपुल के ऊपर मान लिया, राजनीति को लोगों के ऊपर मान लिया, और बहुत सारी ऐसी योजना, यही कारण है कि बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार ने लागू की, यहां की सरकार ने लागू की है। गरीबों के लिए योजनाएं हमारे मोदी जी ने प्रारंभ की हैं। देश के दूसरे राज्य गरीबों को दे रहे हैं, आदिवासियों को दे रहे हैं, पिछड़ों को दे रहे हैं, लेकिन यहां पर नहीं मिल रहा। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, चले जाइए दूसरे राज्यों में बहनों भाइयों, पता लगा लीजिए। आज भी मैं कहकर जा रहा हूं, आप सरकार बना दीजिए पश्चिम बंगाल में। देश में तो हमने 2022 का टारगेट दिया है मोदी जी ने,
लेकिन पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल अधिक लग सकता है, क्योंकि नई सरकार बनेगी तो उसको समय लगेगा। हम पश्चिम बंगाल में एक भी परिवार ऐसा नहीं रहने देंगे जिस परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो, ऐसा एक भी परिवार नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ऐसा करो, खाते सबके खुल रहे हैं, इसलिए हर किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया जाए। अब यहां की सरकार ने कहा नहीं, बंगाल के किसानों को नहीं मिलेगा, यहां के किसानों को नहीं मिला। मिला है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं मिला ना, आप बताइए मिला है कि नहीं? जरा उधर खड़े हैं, उधर 4 दिवारी के। तो आज मेरी बात सुन ले, आप हमारी सरकार बना दो बहनों, हम आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहते हैं। 6,000 रुपया हर साल का जो पिछड़ा बकाया है वह भी हम आपको देंगे, और आगे भी जो देना है वह भी हम किसानों को मुहैया कराएंगे। हम आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहते हैं। एक बात और, आयुष्मान भारत बहन भाइयों, एक योजना हम लोगों ने चलाई है, आयुष्मान भारत। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जो आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना है कि यह दुनिया में ऐसी योजना किसी सरकार ने नहीं चलाई है, केवल मोदी जी ने चलाई। जानते हैं बहनों भाइयों, गरीब का बेटा दवा ना खरीद पाने के कारण दम तोड़ देता है, डॉक्टर के पास जाकर अपने परिवार का, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा। मोदी जी ने कहा यह हमको मंजूर नहीं है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना सारे देश के लिए लागू कर दी है। अब यहां सरकार बनेगी, आयुष्मान भारत का कार्ड आपके हाथों में होगा। सुन लो ध्यान से, आयुष्मान भारत का कार्ड आपके हाथों में होगा। ताली मत अभी मत बजाओ। आयुष्मान भारत का कार्ड आपके हाथों में होगा और प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में आपका इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत। और यदि 1 साल में आपकी 5 लाख खर्च करने के बावजूद भी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो अगले साल के लिए भी 5 लाख रुपया हमारी सरकार खर्च करेगी। यह है आयुष्मान भारत। यह किसी देश में नहीं। मैं कहना चाहता हूं ममता जी, क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जानी चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जानी चाहिए? बहनों भाइयों, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। यह दूसरी पार्टियों में, हमारी पार्टियों में अंतर है। और यहां पर जो भ्रष्टाचार है, यहां पर जो हिंसा है, राजनीतिक हिंसा है, इसको भ्रष्टाचार राजनीतिक हिंसा को मैं कोविड कोरोना इसे कहते हैं, जैसी महामारी में मानता हूं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा यह पश्चिमी बंगाल की एक महामारी है, पैंडेमिक है, कोरोना जैसी। और बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार की इस महामारी की वैक्सीन भारत में यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारे प्रधानमंत्री के पास है, और किसी के पास नहीं। हमने कभी तोलाबाज का नाम नहीं सुना। तोलाबाज क्या हुआ? तोलाबाज क्या हुआ जानते हैं? तोलाबाज हम तो सुने ही नहीं। पहली बार मैंने लोगों से पूछा तोलाबाज होता क्या है, बताया कि तोलाबाज नहीं है। अब कटमनी चक्सा तो गरीब भारत कहां चला जाता है? बहनों भाइयों, पश्चिम बंगाल में यह पुलिस स्टेट बना दिया है टीएमसी का, पुलिस स्टेट। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहां के मुख्यमंत्री जी को, दीदी को कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में सरकार शासक नहीं होती है। लोकतंत्र में सरकार शासक नहीं होती है, बल्कि सेवक होती है। मुख्यमंत्री जी सेवक होती है, शासक मानकर काम न करो। सरकारें यदि चलती हैं
तो संविधान से सरकारें चलती हैं, अहंकार से सरकारें नहीं चलती हैं। बहनों भाइयों, सीखना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से। कल्याण, मैंने एक चैनल देखा, चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, चैनल पर यहां रहा पश्चिम बंगाल में बम बनाने वाले, बम बम बम, वो कह रहे थे कहां हम लोग बम बनाते हैं, चुनाव में लोग ले जाते हैं। भाई बम बनेगा, इस बम की फैक्ट्री बनाने की, बंद कराने की जिम्मेदारी किसकी हो? देखो, यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार बनेगी या बम होगा या हम होंगे, फैसला कर लेंगे। बहनों भाइयों, हिंसा को किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जा रही। देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हिंसा का बोलबाला था, नॉर्थ ईस्ट में आज अमन चैन है, शांति व्यवस्था वहां पर कायम है। असम में हमारी सरकार तेजी के साथ चल रही है। और बहनों भाइयों, कई सी जो यहां की बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने की, सरकार बनने के बाद हम लोग पूरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की धारा 30 और 70 को चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसके कहने पर किया? इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने हमारी पार्टी बनाई है, उनके कहने पर यह किया। आतंकवाद के खिलाफ सीमा पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, यह बताने की आपको जरूरत नहीं। सरकार हमारी कैसी है, इसके बारे में बहुत चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। चाइना और भारत के बीच इधर कुछ टसल हुई थी, मालूम है हुआ। लेकिन देखिए, यहां से लेकर वो सब सारे जितने लोग हैं, सबसे निवेदन करना है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न। मेरे बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, बहनों भाइयों, आज सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हो गया है। ऐसे सेना के जवानों का हाथ उठाकर सभी के द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज आपको याद है बालाकोट की एयर स्ट्राइक आज यही के दिन 2019 में हुई थी, आज यही के दिन हुई थी। दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया, लेकिन हमारे यहां पुलवामा की घटना हुई थी, रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, आतंकवादियों ने मारा है, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि दूसरे देश की धरती पर जाकर मारना होगा, तो दूसरे देश की धरती पर जाकर मारना, वही बालाकोट स्ट्राइक। और मैं कहना चाहता हूं, यहां से लेकर वहां तक जितने आप सब खड़े हैं, एक बार हाथ उठाकर एयरफोर्स के जवानों के सम्मान में एक बार बहनों भाइयों तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। कितनी बातों की मैं चर्चा करूं, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल, न हम सीमाओं की पवित्रता को भंग होने देंगे और न देश में असुरक्षा बढ़े कि हम किसी भी सूरत में इजाजत मेरे रहने वाले नहीं। आपका बांग्लादेश से लगा हुआ यह जिला भी है। अब ये बताइए, अभी हमसे दिलीप घोष का पता है, कह रहे थे कि भाई साहब अभी 900 किलोमीटर का कोई न फेंसिंग लगी है न बॉर्डर आउटपोस्ट। मैंने कहा क्या करें, यहां की सरकार जमीन दे तो ना। मैं गृह मंत्री था, उस समय से बातचीत चल रही है बहनों भाइयों नहीं, लेकिन यकीन रखना स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, घुसपैठ, यह सब रुकेगी और सरकार बनने के 2 से 3 साल के अंदर रुक जाएगी। हम फेंसिंग कराएंगे, बॉर्डर आउटपोस्ट बनवाएंगे। एक नागरिकता कानून का भी मामला चल रहा था, आप जानते हैं, ज्यादा मैं नहीं हूं, जो प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको यदि भारत की नागरिकता भी देनी होगी तो हम भारत की नागरिकता भी देंगे। यह भी मैं आपको भरोसा दिलाकर मैं जानना चाहता हूं, किसी को इस पर शंका नहीं होनी चाहिए। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करने आया हूं बहनों भाइयों, इन तोलाबाजों से, घोटालों से इस बंगाल को मुक्ति दिलाई, यही मैं आप सबसे अपील करने आया हूं।
सच्चाई है कि यहां की टीएमसी सरकार भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, भारत के संघीय ढांचे को चुनौती दे रही है। यह कोई छोटा अपराध नहीं। मैंने भाई, देश की एकता अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि। दुनिया की कोई ताकत भारत के संघीय ढांचे को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती नहीं दे सकती जब तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कांग्रेस की सरकार भी दिल्ली में रही है। 13th फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को कितना पैसा दिया था, मैं आंकड़े बता देता हूं। मेरी बात गलत हो तो मुझे चिट्ठी लिखकर भेज देना, टेलीफोन पर हमको बता देना, अखबारों में खबर दे देना। 13th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत बंगाल को 1,32,000 करोड़ 1,32,000 करोड़ यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने दी। लेकिन हम लोगों की सरकार आने के बाद, मोदी जी की सरकार आने के बाद, अब मैं बताता हूं, कांग्रेस के समय 1,32,000 करोड़ दिया और हम लोगों ने 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 5 साल के लिए 4,48,000 दिया है बहनों भाइयों पश्चिम बंगाल के लिए। इसके बावजूद हमारी दीदी, हमारे नरेंद्र मोदी जी को दोष देती है। बंगला में कहावत है बहनों भाइयों, जो तो दोष नंदो घोष। तो हमारे मोदी जी को नंदो घोष बना नहीं होगा दीदी, नहीं होगा। दोस्तों बहुत हो गया। और नोई ना अब अन्याय नहीं होगा, आगे नहीं चलने पाएगा। हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक है। भारतीय सनातन परंपरा के ध्वज स्वामी विवेकानंद की धरती है। सनातन धर्म का भी हम बंगाल की धरती पर अपमान नहीं होने, हम किसी धर्म का अपमान नहीं। यह भी आपको विश्वास दिलाकर देना चाहिए। जब मैं कभी सुनता हूं कि मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन का प्रतिबंध है, कभी मैं सुनता हूं कि मां सरस्वती पूजा के ऊपर प्रतिबंध लगे, क्या धार्मिक स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए? किसी धर्म मजहब का कोई हो, धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिली है। इन सब सारे मुद्दों को लेकर बहनों भाइयों हम जनता के बीच जा रहे हैं। मैं यह अपील आप सबसे करने के लिए आया और मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यहां संसदीय क्षेत्र से तो आपने जिता दिया है हमारे सुकांता मजूमदार जी। इतना ही नहीं, आपने 42 में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर भारत की संसद में भेजा है। आपने 42 में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर भारत के अंदर एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत कर दी है। पॉलिटिकल चैप्टर एक नया खोल दिया है आपने। इसके लिए मैं आज शीश झुकाकर बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार व्यक्त करता हूं। कमाल किया है आप लोगों ने। 42 में 18 सीटों पर विजय प्राप्त करना यह कोई छोटी बात नहीं, यह आपने किया। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला हो गए, कहते हैं बंगाल में खेला हो गए। लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला हो गए निश्चय हो गए। और अब तो बंगाल में बोडो खेला हो गए। यही खेला विकास का खेला हो गए, यही खेला शांति का खेला हो गए। चलेगा? अरे चलेगा नहीं, पीछे से लोग भी हाथ उठा बताए दौड़ेगा कि चलेगा? ममता दीदी बंगाल में आई दादागिरी चोलवे ना। यही समय परिवर्तनों समय अच्छे।
आप लोग जो खड़े हैं, ये कही है परिवर्तन अच्छे या नहीं? परिवर्तन करिए, परिवर्तन करिए। और आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो आप तालियां बजाकर मुझे विश्व भरोसा भी बना दीजिए। आपके बहनों भाइयों, आप सब जो किनारे खड़े हैं उनसे अपील करना चाहता हूं, आप लोग जो खड़े हैं सबसे अपील करना चाहता हूं, यकीन दिलाकर कहना चाहता हूं, यदि भरोसा हो तो तालियां बजाइएगा। सोनार बांग्ला का हम सपना साकार करके रहेंगे बहनों भाइयों, आपको विश्वास दिला। तो मैं जाऊं, आपका आशीर्वाद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे वंदे